हमेशा जेनरिक आधार जो मैंने शुरू किया और 3 साल के अंदर हम लोग आज 150 प्लस सिटीज में 1500 से ज्यादा हमारे आउटलेट्स है। ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए। इसी इवनिंग के टाइम पे मैं एक मेडिकल स्टोर में मैंने विजिट किया और वहां पर मैंने देखा कि एक दादाजी है। वहां पर वो मेडिकल स्टोर ओनर वाले को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनको क्रेडिट चाहिए था मेडिसिन बिल के ऊपर। तो दादाजी बहुत परेशान है। मैं उनको पूछा कि क्या हुआ करके, तो उन्होंने कहा कि उनके वाइफ को कैंसर था और उनका बेटा जो था वो मुंबई में ऑटो रिक्शा चलाता था। मेडिसिन के लिए मैं यही बोल रहा था, मेडिसिन में कोई एज, कोई धर्म, कोई जात कुछ भी नहीं है। सब बीमार होते हैं, सबको जरूरत पड़ती है और सबके आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हो। तो टारगेट ऑडियंस पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड ही है। तब मैं पूरे भारत में एक ऐसा अकेला इंसान था जिसने, तब मैंने चैलेंज दिया एमएनसी कंपनीज को और मैंने बोला कि मैं रेमडेसिविर फ्री ऑफ कॉस्ट बांटने वाला हूँ। मैं 1000 से ज्यादा रेमडेसिविर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बांटे। मैंने मैसेज दिया कि ये टाइम है वो ब्लैक मार्केटिंग करने का नहीं है, वो ये देश की सेवा करने का है। देखा भी था कि कितने सारे लोग पहले मिडिलमैन होते थे, आपने वो मिडिलमैन का वो पूरा कम कर रहे हो, डायरेक्टली आप कर रहे हो ये चीज़। तो इससे एमएनसीज को काइंड ऑफ चैलेंज भी दिया, तो प्रॉब्लम्स भी हुई। अगर मुझे कुछ पता भी चला कि ऐसी चीज़ें आपके साथ हमले भी हुए, ऐसा भी कुछ हुआ है। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू डीबीसी। आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ अर्जुन देशपांडे से, जो कि एक बहुत ही यंग और टैलेंटेड एंटरप्रेन्योर है, जिसे खुद रतन टाटा जी मेंटर कर रहे हैं। अर्जुन देशपांडे ने सिर्फ 16 साल की उम्र में जेनरिक आधारी कंपनी को फॉर्म किया था, जो आज करोड़ों का रेवेन्यू कर रही है। इसलिए फोर्ब्स इंडिया ने उन्हें फार्मा वंडर किड का भी टाइटल दिया है। अर्जुन देशपांडे रिकॉग्नाइज्ड है बिजनेस वर्ल्ड मैगजीन में, वेस्टर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी में टेडेक्स दे चुके हैं, आईआईटी बॉम्बे में आ चुके हैं, ब्रूट इंडिया और कई और जगह पे इन्हें रिकॉग्नाइज करा गया है। अर्जुन ने बहुत ही यंग एज में कई सारी चीजें अचीव कर ली है। कैसे उन्होंने ये सारी चीजें अचीव करी, कैसे आप भी वो सब चीजें कर सकते हो यंग एज में, यही सारी बातें हमने आज के इस पॉडकास्ट में डिस्कस करी है। सो इसीलिए एंड तक जरूर देखना, काफी कुछ सीखने मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो, वेलकम बैक टू डीबीसी। आज हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट है, एक एंटरप्रेन्योर है, बहुत ही यंग है लेकिन ही हैज़ अचीव्ड अ लॉट इन हिज फील्ड। तो कैसे हुआ, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, रतन टाटा जी भी इनके मेंटोर है, कैसे ये सारी चीज़ें हुई, आज हम जानेंगे खुद सर से। हेलो सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। आपकी स्टोरी से ही स्टार्ट करते हैं जनरली। आप कैसे आपने स्टार्ट किया, आपकी एज अभी कितनी, 19-20 ईयर्स एज? करेक्ट। और आप एक बहुत अच्छा, आपकी जो कंपनी है मेरे हिसाब से 500 करोड़ का वैल्यूएशन है उसका, और टाटा जी सर आपके मेंटोर है। तो ये इतनी सारी चीज़ें इतनी जल्दी हुई कैसे? मतलब बहुत सारे यंग ऑडियंस जो होती है ना, उनको भी करना है, उनको भी लाइक एक एंटरप्रेन्योर बनना है, बड़ी बड़ी चीज़ें करना है, बड़े बड़े मेंटर्स के साथ काम करना है। तो ये सब चीज़ें की शुरुआत कैसे हुई? आज तो ये बहुत सारी चीज़ें, लेकिन स्टार्ट कैसे हुआ इसका? आपने जैसे कहा कि जल्दी कैसे हुई, तो मुझे लगता है कोई भी बिजनेस को बड़ा होने के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम हमको देखने की ज़रूरत होती है। अगर एक बिजनेस एक कॉज के साथ में अगर जिस दिन हम लोग काम करते हैं ना, वो चीज़ें जल्दी एक्सपेंड भी होती है, लोगों तक पहुँचती भी है। क्योंकि अगर हम लोग बिजनेस हमेशा जेनरिक आधार जो मैंने शुरू किया और 3 साल के अंदर हम लोग आज 150 प्लस सिटीज़ में 1500 से ज़्यादा हमारे आउटलेट्स है। ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए। ये सिर्फ बिजनेस करने के लिए हम लोग जेनरिक आधार मैंने कभी शुरू नहीं किया था। मेरे 16वें साल में, मतलब 16 ईयर्स ऑफ एज में मैंने जेनरिक आधार जब मैंने शुरू किया, तब मैंने रियल प्रॉब्लम, मतलब मेरा जस्ट 10th का एग्ज़ाम मेरा हो गया था, रिजल्ट्स आने बाकी थे मेरे। और तब मैं ऐसी इवनिंग के टाइम पे मैं एक मेडिकल स्टोर में मैंने विजिट किया और वहाँ पर मैंने देखा कि एक दादाजी है। वहाँ पर वो मेडिकल स्टोर ओनर वाले को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनको क्रेडिट चाहिए था मेडिसिन बिल के ऊपर। और वो मेडिकल स्टोर वाला मान नहीं रहा था क्रेडिट देने के लिए, क्योंकि उसका भी बराबर है, वो क्यों किसी को भी क्रेडिट देगा। तो दादाजी बहुत परेशान है। मैं उनको पूछा कि क्या हुआ करके, तो उन्होंने कहा कि उनके वाइफ को कैंसर था और उनका बेटा जो था वो मुंबई में ऑटो रिक्शा चलाता था। तो वहां से मुझे एक चीज समझ में आई कि इंडिया में आज वो एक दादाजी की वो बात नहीं है, ऐसे कितने लाखों करोड़ों दादाजी होंगे जिनको मेडिसिन जो है वो एक कोई लग्जरियस प्रोडक्ट नहीं है, वो हमारी सबकी रोजमर्रा की जरूरत है। तो मैंने नेट पे जाके रिसर्च किया और मुझे तब पता चला कि वो जो मेडिसिन था वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसका केवल और केवल 3000 रुपए था, जो कि 15,000 रुपए में बेचा जाता था। सो देयर वाज अ ह्यूज गैप बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग प्राइस ऑन द मार्केटिंग प्राइस। राइट। बट अर्ली डेज में तो मतलब पैसा नहीं था, इन्वेस्टमेंट नहीं थे, कुछ नहीं था। सिर्फ एक सोच था, अभी एक विचार था कि हमको लास्ट माइल तक मेडिसिन को अफोर्डेबल बनाना है मासेस के लिए। फिर वहां से मैंने सोचा कि करूँ कैसे मैं, क्योंकि करोड़ों रुपीस की इन्वेस्टमेंट नहीं था, कुछ नहीं था। तब मैंने क्या सोचा कि अगर हमारे एरिया में, अगर आजू बाजू में आप देखेंगे तो छोटे छोटे स्टैंड अलोन फार्मेसीज होते हैं, राइट, जो कि आज इंडिया में 10 लाख से ज्यादा है इन द नंबर्स। आज टुडे दे आर फेसिंग ए ह्यूज बिजनेस कंपटीशन फ्रॉम बिग मेडिकल मॉल्स, ऑनलाइन फार्मेसीज। ये चीज मैंने ऑब्जर्व की। मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि ये छोटे छोटे दुकानदार को अगर हम लोग एग्रीगेट करें, इनको हमारा ब्रांड दे, फ्रेंचाइजी दे, तो ये भी हमारे साथ में ग्रो करेंगे और हम लोग हर एक देश के कोने कोने में पहुंचेंगे इनके माध्यम से। क्योंकि तब तो एक 16 साल के लड़का था मैं, मतलब पैसा नहीं था, तो मैं
मेरा खुद का मेडिकल नहीं डाल सकता था, मैं मेरा खुद का ऑनलाइन फार्मेसी नहीं चालू कर सकता था, क्योंकि Right. उसके लिए मिलियंस ऑफ रुपीस की फंडिंग लगती है। राइट। तो मैंने 1 महीना में घूमता रहा, मेडिकल टू मेडिकल जाता रहा। बहुत लोगों ने तब मुझे रिजेक्शन फेस करनी पड़ी, क्योंकि तब तो ब्रांड का नाम भी नहीं सोचा था। हाँ राइट। तब सिर्फ एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास में था। मैंने उनकी बोला मैं आपका बिजनेस कैसे बढ़ाऊंगा। तब जाके बहुत मुश्किल से मेरा फर्स्ट रिटेलर कन्विंस हुआ, उसके साथ इनॉग्रेशन, फिर कंज्यूमर का डिमांड मिलता गया, फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा एक्सपेंशन, वहाँ से फिर वो जर्नी की शुरुआत हो गई। और ये जो सब हुआ जब 16 साल की एज ही थी। हाँ जी। और 16 साल की एज मतलब इतने जब यंग होते हैं तो यूजुअली ना मतलब सोसाइटी पेरेंट्स भी बोलती है कि यार अभी तो क्या कर, अभी तो पढ़ाई पे फोकस कर। मेरे साथ भी हुआ। मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, मैं ना इंजीनियरिंग कर रहा था और इंजीनियरिंग ख़त्म करते टाइम भी मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया। फिर भी मेरे घर वाले ऐसे थे कि यार तू क्या कर रहा है, जॉब करना चाहिए, देखो तू ये सब मत कर। तो काफ़ी पुशबैक भी था और कई सारे लोगों को ये पुशबैक भी आते हैं कि यार स्टार्ट करना है लेकिन पेरेंट्स नहीं मानते। तो कैसे पेरेंट्स का कैसा एंगल था इसमें? नहीं, मैंने जब शुरुआत करने का मैंने तय किया था, तो मैंने पेरेंट्स को मैंने पूछा नहीं कि मैं करूँ कि ना करूँ, क्योंकि मैं अगर उनको पूछने जाता तो पहले तो वो यही कहते थे, वो मेरी भलाई के लिए कहते थे, मैं ना नहीं कह रहा हूँ। हाँ। वो यही कहते थे कि यार ये सब तू क्यों कर रहा है, तू पहले पढ़ाई में फोकस कर, राइट। तू पहले वो कर ले, ये तो तू कभी भी कर सकता है, डिग्री आने के बाद में भी कर सकता है। पर मुझे एक मन में चीज़ मुझे पता थी कि अगर मैंने आज ये चीज़ नहीं की, अपॉर्चुनिटी अगर मैंने आज ये मिस कर दी, जो इतना बड़ा प्रॉब्लम मैंने मार्केट में देखा है, वो मेरे जैसे ना जाने कितने लोग होंगे वो चालू करके मेरे से फर्स्ट मूवर बन जाएंगे, और ये प्रॉब्लम तब तक 3-4 साल 5-6 साल के बाद में ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। राइट। तब तक अपॉर्चुनिटी भी मिस हो जाएगी। राइट। तब मैंने सोचा कि ये चीज़ में पहला मेरा फर्स्ट, मैंने मम्मी पापा को बताया, कभी पता है आपको, जब मेरा फर्स्ट फ्रेंचाइजी का एग्रीमेंट साइन हो गया। अच्छा। और जिस दिन मेरा फर्स्ट इनॉग्रेशन था स्टोर का, वो रात को मैंने बताया कि ऐसा ऐसा चीज़ मैं कर रहा हूँ। ओके। और कल मेरे स्टोर का पहले फ्रेंचाइजी का इनॉग्रेशन, क्योंकि पहला भी स्टोर था, मैंने वो खुद का नहीं डाला था। मैंने वो भी मेरा फ्रेंचाइजी दिया। मतलब अगर आप एक फ्रेंचाइजी जब बात करते हैं तो ब्रांड का वैल्यू होना चाहिए, वो बेसिस पे हम लोग फ्रेंचाइजी देते हैं। बट हमारे केस में मैंने एक भी स्टोर आज तक जिंदगी में मेरे खुद का नहीं डाला। ओके। आज तक मैंने एक ही मोटो के साथ काम किया, जो छोटा दुकानदार है उनको हमको एम्पावर करना है। राइट। तो मेरा फर्स्ट नहीं, तब मैंने मम्मी को बोला कि ऐसा ऐसा चीज़ है। उन्होंने तब मुझे बहुत डांटा कि ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा सब मत कर, अगर नहीं चला तो तू क्या हो जाएगा। तब मैंने उनको एक चीज़ बताया कि अगर नहीं चला तो 3-4 महीने मेरे वेस्ट हो जाएंगे, बाकी बहुत सारी चीज़ों में वेस्ट तो करते ही है, वैसे भी टाइम जाएगा। हम सभी को पता है किस चीज़ों में करते हैं। राइट। तो अगर कुछ प्रोडक्टिविटी के पीछे अगर वेस्ट करूंगा, तो अगर वो चीज़ अगर प्रोडक्टिव अच्छा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो ना जाने सिर्फ मेरे साथ में लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी वो चीज़ बदल सकता है। कितने दादाजी को वो चीज़ मेडिसिन 10-10 हज़ार की 2-2 हज़ार तक मिल सकती है। कितने पैसे के साथ साथ दुआएं हमको मिलने की। राइट। तो चीज़ तब मेरे पापा मम्मी ने बोला ठीक है तू करके देख, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हो, क्योंकि इनॉग्रेशन था दूसरे दिन और कुछ कर भी नहीं सकते थे बोल के मुझे। तो तब मैंने फिर फर्स्ट स्टोर का हमारा इनॉग्रेशन हुआ, फिर डिमांड बढ़ता गया, फिर पापा में धीरे धीरे मैंने और कन्विंस किया वो चीज़ के लिए कि फिर वो। और आज तो बहुत ज़्यादा प्राउड होंगे वो। डेफिनेटली। ठीक है, पापा मम्मी जो पेरेंट्स होते हैं हमारे, सब चीज़ हमारे अच्छे के लिए सोचते रहते हैं, वो कुछ बुरा नहीं सोचते। बट हमको उनको ट्रस्ट फैक्टर, मतलब मैं हमेशा कहूँगा कि हमको आगे जाके हमारे स्टोर्स वाले, मतलब मैं अगर मेरे पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर सका तो मुझे आगे जाके तो मेरे फ्रेंचाइजीज को कन्विंस करना है, मेरे इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना है, मेरे कस्टमर्स को कन्विंस करना है। तो अगर मैं मेरे पेरेंट्स को नहीं कन्विंस कर सका तो मैं क्या कहूँगा कि मैं सबको कैसे कन्विंस करूँ। तो फर्स्ट स्टेप मुझे लगता है आपके घर से शुरुआत होनी चाहिए। एज एन एंटरप्रेन्योर आपकी मतलब जो एक स्ट्रगल होता है, जो चैलेंजेस होते हैं, वो आपके घर से निकलने होने चाहिए और उसके बाद में जाके बाहर जानी चाहिए। तो आई पर्सनली बिलीव दैट योर पेरेंट्स शुड बी योर बिगेस्ट सपोर्ट पिलर इनटू द स्टार्टअप इकोसिस्टम काइंड ऑफ थिंग। इसका ये बहुत प्यारा सा आंसर है। 2 सॉल्यूशन है मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए कि ना, पहला तो एक्शन लो, सिर्फ बातें मत करो। मैं देखो अगर हम लोग ना बच्चे होते हैं, मम्मी मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें करते रहते हैं। पेरेंट्स को लगता है बच्चा है कुछ भी कर रहा है, लेकिन आपने एक अच्छी चीज़ की, यू टेक एन एक्शन। और स्टोर ओपन करने के बाद तो वो एक और कन्विंसिंग पावर हो जाता है। तो एक्शन भी लिया, और प्लस एक और चीज़ ये भी देखो, अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको कन्विंसिंग स्किल सीखनी ही पड़ेगी। इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना पड़ेगा, बिजनेस ओनर्स, अलग अलग लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। तो वो चैलेंज की तरह भी ले सकते हो कि इनको कन्विंस करो, और एक्शन के थ्रू भी कन्विंस करोगे तो बेस्ट रहेगा। राइट। ठीक है, फिर रतन टाटा जी से कैसे आपकी मुलाकात हुई, वो कैसे हुआ? बिकॉज एक और चीज़ है, मैं खुद पर्सनली ना मेंटर्स और बुक्स में बहुत बिलीव करता हूँ। ये वॉरेन बफेट भी बोलते हैं कि यार आपको गलतियों से सीखना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो गलतियाँ आपकी हो। तो वो उसको गलतियों से सीखने हैं तो आप बुक से सीख सकते हो, मेंटर से सीख सकते हो, जो आपको गाइड करे सही डायरेक्शन में। तो आपको तो ये वन ऑफ द बेस्ट, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट मेंटर्स मिले भाई। तो कैसे मिले, कैसा हुआ, उसका क्या हुआ था? मैं एक चीज़ कहूँगा कि जब भी आप कुछ भी चीज़ मतलब पूरे फोकस से करते होते हैं तो आपको अच्छे लोग ऑब्जर्व करते हैं।
मेरे भी मतलब मैंने जो शुरुआत किया था 1 साल बहुत स्ट्रगल्स हुए, बहुत चैलेंजेस गए। मतलब तब तो मैं फ्रेंचाइजी बढ़ा रहा था, बहुत लोग ना कह रहे थे मैं फ्रेंचाइजी नहीं लूँगा, एग्रीगेट नहीं करूँगा। तब सिर्फ हमारे 4-5 शहरों में स्टोर्स थे। तब हमारा कॉस्ट की वजह से बहुत लोगों को उसका बेनिफिट मिलता जा रहा था। मेरा पहला जो टेडेक्स का टॉक था वो मेरे उनके ऑफिशियल टेडेक्स के वेबसाइट के ऊपर वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। और तब वो चीज़ रतन सर ने देखी थी। ओके। और तब उनको पता था कि एक हमारा युवा देश का इतना भलाई का काम कर रहा है देशवासियों के लिए कि मेडिसिन को सस्ता कर दे रहा है। वही ब्रांड वही क्वालिटी के मेडिसिन को सस्ता कर दे रहा है। रतन सर को हमेशा से पता लगता है कि हमारे देश का युवा है वो कुछ अच्छा करना चाहिए और लोगों के भलाई के लिए करना चाहिए। तो मेरा पहला उनका मुझे फ़ोन आया था और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग बात थी, नर्वस हो गया मैं बहुत तब भी। मेरा पहला मीटिंग उनके साथ में अरेंज हुआ था सिर्फ 15 मिनट का। ओके। रतन सर के साथ में 15 मिनट का अरेंज हुआ था। तब मैंने चीज़ उनको समझाने के लिए ली। तब वो मेरा 15 मिनट का मीटिंग चला 3 घंटे तक। ओके। 3 घंटे तक मैंने सब चीज़ें उनको समझाई और लास्ट में रतन सर ने मुझे एक चीज़ कही कि अर्जुन, इफ दिस वेंचर सक्सेस दिस कैन चेंज द एंटायर हेल्थ केयर इकोसिस्टम फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉमन मैन इन इंडिया। एक युवा के लिए, एक 17 साल के लड़के के लिए तब वो इन्वेस्ट करे या ना करे वो बात की बात है। बट अगर किसी अच्छे इंसान से ये चीज़ अगर आपको सुनने को भी मिलेगी तो भी बहुत अच्छा। भी मैं भी इतने युवाओं से आज बात करता हूँ, तो चीज़ अगर प्यार से उनको हम लोग इंस्पायर करें, वो मैं उनको बोलूँ कि आप अच्छा कर रहे हैं, उनको प्रेरणा मिलेगी। हम लोग पैसा दे या ना दे उनको बात की बात है यार। बट अगर मैं अगर दिन में अगर 100 लोगों से मिल रहा हूँ, 100 युवाओं से मिल रहा हूँ, महीने में कम से कम मैं 3000 युवाओं से मिनिमम मिल रहा हूँ, तो मैं 3000 युवाओं को अगर मैं प्रेरित भी करूँ कि अब तू भाई जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, तो वो उससे अगर वो 3000 में से अगर 30 भी युवा का वेंचर अगर सक्सेस हो गया, वो 30 युवाओं से हर एक कंपनी में अगर 100 200 लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिला, तो हमारे देश को फाइटर इकोनॉमी बनने के लिए वही युवा मदद करने वाले। तब मेरे साथ में रतन सर ने किया था। आज मैं वो और युवाओं के साथ में करूँ कि जो मुझे रतन सर से रोज लर्निंग्स मिल रहा था। मेरे कंपनी में सर ना कि सिर्फ उन्होंने मेंटरशिप की, बट मेरे कंपनी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी किया। मेरे पहले पार्टनर मेरे 17 एज में मेरे रतन सर बने थे। तो मतलब फिर और हम लोग एक्सपेंड करते रहे और फिर ग्रोथ होता रहा। वो हिसाब से ये बहुत वैल्यूबल और बहुत बेसिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इसको ही भूल जाते हैं कि वैल्यू प्रोवाइड करना है यार। कुछ काम की चीज़ें ऑडियंस के लिए लेके आओ। अपना जो आपका कस्टमर है, टारगेट ऑडियंस है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, लोग खुद ही आपके पास आएंगे। आजकल ना ऐसा हवा बहुत बनी है स्टार्टअप इकोसिस्टम में। सिर्फ लोगों को दिमाग में आता नहीं, कोई एक भी आइडिया लाना चाहिए, एक इंटरेस्टिंग सा आइडिया हो, एक इंटरेस्टिंग सा ऐप बनाए, फिर फंडिंग उठाएंगे, वैल्यूएशन गेम खेलेंगे, ये वो। बट मेरे हिसाब से ना बेसिक यही है कि आप प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, और प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो अच्छी चीज़ें आपके साथ होगी, बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग रियली गुड। भाई इसके ऊपर ही ऑब्वियसली आप ना बहुत प्यारी चीज़ कर रहे हो। मेरे को पता भी चला था कि यार कितने सारे लोगों को लाइक हज़ारों का जो बिल होता था वो आप हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़ का हो जाता था बिकॉज ऑफ योर वेंचर। तो ऐसा कोई एक अच्छे इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है जहाँ पे ऐसा हुआ था किसी के साथ, ऐसा कुछ? बहुत लोग हैं। मतलब मैं आपको डेली बेसिस का बताने जाऊँ तो हमारे हर एक स्टोर के ऊपर आज डेली कम से कम 200 लोग, हमारे 1500 आउटलेट है, 200 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, डेली बेसिस पे उनको अप टू 80% का बेनिफिट हो रहा है। अगर हमारी कंपनी की वैल्यूएशन आज 500 करोड़ की, तो हम लोग ने आज देशवासियों के 5000 करोड़ बचाए मेडिसिन के ऊपर। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात। क्योंकि अगर वही मेडिसिन वही लोग अगर MNC कंपनी के लेते तो उनको 5000 करोड़ भरने पड़ते थे, जहाँ पर हमारे कंपनी से लेते उनको, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। राइट, समझ रहा हूँ। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। वो हमारे कंपनी बाकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग वही रहती है। तो ऐसे ना जाने कितने लोग हैं, मतलब कोरोना के काल में, मतलब डेली बेसिस पे तो कर रहे हैं। मैं सिर्फ खास करके यहाँ पर कोरोना के काल का मैं आपको बताऊंगा। सेकेंड वेव हमको सभी को याद होगा, जब रेमडेसिविर का सबसे ज्यादा इमरजेंसी हमारे देश में था। रेमडेसिविर की वजह से बहुत लोगों की मौत हो रही थी वो ना मिलने के कारण। राइट। और कुछ लोग तब MNC कंपनीज ने तो ड्रग माफिया तब ब्लैक में वो सप्लाई करते थे। राइट। एक इंजेक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सिर्फ 1000 रुपए का है, वो तब 30,000 40,000 रुपए में बेचते थे। राइट। ये आपको पता है। मेरे को मेरे रिलेटिव को चाहिए थी, उसको कुछ 60,000 इतना ऐसा सब बोल रहे थे, और पैसा देने के बाद में भी इंजेक्शन मिल नहीं रहा था। राइट। तो मुझे लगता है इससे दुख की बात नहीं हो सकती कि हमारा देश जो वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करता है मेडिसिन को, और हमारे देश के वासियों को ही जरूरत के टाइम पे वो मेडिसिन नहीं मिलते। तब मैं पूरे भारत में एक ऐसा अकेला इंसान था जिसने, तब मैंने चैलेंज दिया MNC कंपनीज को, और मैंने बोला कि मैं रेमडेसिविर फ्री ऑफ कॉस्ट बांटने वाला हूँ। मैं 1000 से ज़्यादा रेमडेसिविर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बांटे, और तब मैंने मैसेज दिया लोगों को, सब न्यूज़ चैनल में आ गया वो। मैंने मैसेज दिया कि ये टाइम है वो ब्लैक मार्केटिंग करने का नहीं है, वो ये देश की सेवा करने का है। क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री का जो हम लोग जब जिक्र करते हैं ना, तो फार्मा इंडस्ट्री पैसा बाद में, सर्विस पहले।
राइट। तो वो चीज़ से हम लोग ने काम किया तभी। और आज मतलब मुझे लगता है जहाँ जहाँ पर मैं जा रहा हूँ युवाओं को प्यार है, बट युवाओं के साथ साथ आज सीनियर सिटीजन्स का बहुत ज़्यादा प्यार है। मतलब आज 20 साल की उम्र में पैसा वगैरह तो बात की बात है, बट पहले है जब सीनियर सिटीजन जब सर के ऊपर हाथ रख के जब बोलते हैं ना कि बेटा आज आप काम कर रहे हैं, उसके वजह से हमको डेली बेसिस पे हमारे पैसे बच रहे हैं। राइट। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं मानता हूँ। नहीं, एक्चुअली जो बुजुर्ग होते हैं उन्होंने पूरी दुनिया देखी है, और अगर उन लोग को पता है क्या चीज़ें कैसे होती है, अगर वो लोग अप्रिशिएट करें मतलब ऑब्वियसली बहुत अच्छी चीज़ है। इससे रिलेटेड भाई अभी आपने एमएनसीज ये सब चीज़ का चैलेंज दिया, मैंने वो देखा भी था कि कितने सारे लोग पहले मिडिलमैन होते थे, ठीक है, यू आर मतलब आपने वो मिडिलमैन का वो पूरा कम कर रहे हो, मतलब डायरेक्टली आप कर रहे हो ये चीज़, तो इससे एमएनसीज को काइंड ऑफ चैलेंज भी दिया, तो प्रॉब्लम्स भी हुई, अगर मुझे कुछ पता भी चला है कि ऐसी चीज़ें आपके साथ कुछ हमले भी हुए, ऐसा भी कुछ हुआ है? हाँ, हमले तो डेफिनेटली मेरे साथ में बीच में आगरा में हुआ, बट मुझे लगता है जब आप कुछ चीज़ अच्छा कर रहे होंगे, कुछ चेंज, एक रिवोल्यूशनरी चीज़ कर रहे होंगे, हर एक इंडस्ट्री में एक पीरियड के बाद में एक फेस आता है जब वो इंडस्ट्री चेंज होती है, एक रिवोल्यूशनाइज होती है। तो मुझे लगता है जेनरिक आधार के माध्यम से फार्मा इंडस्ट्री इतने सालों से जो चल रही थी वो एक चेंज हो रही है लोगों के हित के लिए। उसके लिए आज मतलब मैं अगर 100 लोगों के बारे में मैं अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ, तो आज करोड़ों लोगों के लिए मैं आशा की किरण हूँ। राइट। बिकॉज हम लोग जब बहुत अच्छा काम करेंगे तो कुछ लोगों को उससे नुकसान होने ही वाला है। हाँ। बट वो नुकसान अगर करोड़ों लोगों के भलाई के लिए हो तो वो नुकसान नहीं होगा। नहीं। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं, मतलब बीच में मेरे ऊपर हमला भी किया गया, बट मैं ये सब चीज़ों से डरता नहीं हूँ, क्योंकि एक ये सोच है, एक विचार है। नरेंद्र मोदी जी ने आज जो एक सोच दी है, देश में हर एक कोने कोने में मेडिसिन जो है किफ़ायती दरों में मिलना चाहिए 130 करोड़ लोगों को। तो एक विचार हमको आगे लेके जाना है ये चीज़ का, कि मेडिसिन ये सस्ती होनी चाहिए, हमारे इंडिया की वो चीज़ है। तो मुझे लगता है ये चीज़ हमको हर एक युवाओं को आगे आके लोगों को बतानी चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन का होता है वही कंपनीज होता है। जब एक प्रोडक्ट का मार्केटिंग किया जाता है वो 10 रुपए का चीज़ 1000 रुपए में बिका जाता है। और मेडिसिन ये लग्जरियस प्रोडक्ट नहीं है। राइट। वो हमको सबकी नीड है वो, तो वो अगर 10 रुपए का चीज़ है आप 100 रुपए में बेचो, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। राइट। तो आई थिंक दिस शुड बी वन ऑफ द थिंग। तो ऐसी चीज़ से अभी सबसे बड़े बड़े चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, और फ्यूचर का विजन क्या है फिर बिजनेस में अभी, और कहाँ जाना है अभी का राइट नाउ आपका चैलेंज क्या हो रहा है? आई थिंक अभी आपको करंटली क्या फेस करना पड़ रहा है? समझ तो आ गया मेरे को प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो रही है, बट अभी ग्रोथ में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है? चैलेंजेस में कहूँगा कि एंटरप्रेन्योर के लाइफ में चैलेंजेस नहीं हो तो वो एंटरप्रेन्योर नहीं होता है। राइट। पर्सनली मतलब, क्योंकि अगर हम लोग कहेंगे कि हम लोग एंटरप्रेन्योर है तो चैलेंजेस और रिस्क ये एंटरप्रेन्योर के दो दूसरे नाम है। ओके, अगर दोनों चीज़ को अगर हमको टैकल करना है तो ही जाके हम लोग $1 बिलियन कंपनी बना सकते हैं। राइट। तो मुझे लगता है ऐसे चैलेंजेस एंटरप्रेन्योर के लाइफ में एक कोई फिक्स चैलेंज होता है, डेली बेसिस पे छोटे से लेके बड़ा चैलेंज तक भी आपके लिए चैलेंज होता है। राइट। तो हर एक चीज़ को आपको टैकल करना चाहिए। बट मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आपका गोल क्लियर हो, आपका अगर विजन क्लियर हो, तो आप ये सब चैलेंजेस हो नहीं तो रिस्क हो, ये सब आप उसके ऊपर ध्यान न देके आप आपका एम गोल के ऊपर फोकस करिए। राइट। अगर आप मतलब जैसे लास्ट एम के ऊपर फोकस करेंगे ना तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे हट जाएंगे आपके से। बट अगर आप चैलेंजेस के ऊपर फोकस करेंगे तो 10 चैलेंज और आएंगे। बट अगर आपका जो गोल है उसके ऊपर आप फोकस करेंगे तो एक छोटा चैलेंज भी आपको नहीं समझ में आएगा। राइट। तो ये चीज़ में मतलब राइट, ये बहुत ब्यूटीफुल बात है। मैंने एक बुक में भी पढ़ा था इसके ऊपर, ये बात बताई गई थी ना कि कैसे ना अगर आपका विजन स्ट्रांग है तो आपका ना जो डेली चैलेंज रहता है ना उससे इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास कुछ विजन नहीं है, कुछ नहीं, बस ज़िंदगी चल रही ना, तो घर पे क्या खाना बनाए आपको उससे भी दिक्कत होगी, वो भी आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। घर पे ये खाना बन गया उसके ऊपर ही 3 घंटा आप वेस्ट कर सकते हो। लेकिन बड़े विजन रहेंगे तो छोटे मोटे चैलेंजेस आप खुद ही, इंसान इतना समझदार है, करेक्ट, अगर उसका विजन पावरफुल है तो खुद ही हम ढूंढ लेते हैं कि कैसे इसको ओवरकम करना है। भाई इसके ऊपर ही मैं चाहूँगा, भाई आप बहुत यूथ लोग देखते हैं हमारे चैनल को, वो लोग के अंदर एक आशा होती है कि यार मैं भी एंटरप्रेन्योर बनूँ, वो यंग एज में कर सकूँ, तो लोगों को क्या सीख देना चाहूँगा, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, बोलो हाउ दे कैन स्टार्ट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर? मैं कहूँगा कि अगर जिस दिन आप आपने चैलेंज देख लिया उस दिन चैलेंज तो हो, नहीं तो आप एक बड़ा आपने प्रॉब्लम देख लिया मार्केट में, जो चैलेंज अगर कंज्यूमर को आ रहा है ग्राउंड पे, आप बिजनेस शुरू करने के लिए आप बिजनेस मत शुरू करना कभी भी। आप एक बड़ा प्रॉब्लम देखने के बाद में बिजनेस शुरू करना, वो बिजनेस आपको $1 बिलियन कंपनी बना के देगा। राइट। अगर आप सोचेंगे कि मुझे आज बिजनेस चालू करना है तो वो आप बिजनेस सिर्फ बिजनेस करने के लिए करेंगे। राइट। आप कुछ चीज चेंज करने के लिए बिजनेस नहीं करेंगे। मैं हमेशा कहूंगा कि अगर आपको बड़ा बनना है, आपके कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो आपका बिजनेस एक कॉज के साथ होना चाहिए। जिस दिन वो कॉज हो जाता है, आपको एम, आपका गोल क्लियर हो जाता है ना, तो आपका बिजनेस एक्सपोनेंशियली ग्रो कर देता है। तो मैं यूथ को यही कहूंगा कि जिस दिन अपॉर्चुनिटी देखेंगे, आइडियाज तो हम सभी के पास में आते हैं,
बराबर। आइडियाज आप, मैं 13 साल के बच्चे से आज मिलता हूँ, मुझे बीच में एक जन मिला, हाँ। मैंने कहाँ पर भी और एक जगह पे भी कहा था, 13 साल का बच्चा था, वो मुझे बोलते हैं कि भैया आपसे देख के मुझे इंस्पिरेशन मिलते हैं, मुझे भी बिजनेस चालू करना है, कौन सा बिजनेस चालू करूँ। ओके, तो मैंने उसको बोला कि यार तू मुझे पूछ के बिजनेस चालू करेगा तो वैसा मत कर, समझ तू पहले खुद बिजनेस करने के लिए मत चालू कर, तू पहले प्रॉब्लम ढूंढ, राइट। कंज्यूमर को क्या चीज लग रही है, कौन सा नीड है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसके बारे में तेरे पास में क्या सोल्यूशन है, तो ये तो बिजनेस बड़ा हो सकता है ना। तो वो चीज के ऊपर मुझे लगता है हम सभी को फोकस करना चाहिए, काम करना चाहिए, और जिस दिन आइडिया हो तो एग्जीक्यूशन भी करना। अब अपने इतना बड़ा अपना यूट्यूब चैनल है, मुझे लगता है आपने अगर जिस दिन सोचा यूट्यूब चैनल चालू करना है, अगर आप उस दिन नहीं करते तो आज मुझे लगता है ये मुकाम पे आप नहीं रहते थे। राइट, आपने भी आइडिया आया, आपने एग्जीक्यूशन किया ऑन टाइम, इसके लिए आप इतना बड़ा यूट्यूब चैनल क्रिएट करके इतने युवाओं को आप इंस्पायर कर रहे हैं। राइट। बोलते जर्नी हमारी कहीं से तो हमारा 0 to 1 रहता है। 0 to 1 जितना चैलेंजिंग होता है 1 to 10 नहीं रहता, राइट, बराबर ना, क्योंकि आपने भी शुरू किया तो आप एक शुरुआत के दिन बहुत टफ रहे होंगे, बाद में जितना हम लोग को लगता है चैलेंजेस, बट उतना नहीं होता, उतनी स्मूथ हो जाती है चीजें, कॉन्फिडेंस भी आता है, जब तक कर लूंगा यार मैं, पहले तो वही हिचकिचाहट रहती, और जब तक एक्शन नहीं लेते ना तो वो डरे हुए रहते कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, दिमाग ही चलता रहता है। जबकि हाथ पैर चलेंगे ना तो कॉन्फिडेंस भी आता जाता है। इट्स अ वेरी पावरफुल, वेरी नाइस मैसेज। एक्शन लेने पे फोकस करो, आइडियाज ठीक है, एक आइडिया है उसके ऊपर काम करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो। सिर्फ ऐसा नहीं कि बिजनेस करना है, उसको क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो अपने कंज्यूमर के लिए, ये चीज़ के बारे में सोचो। अच्छा भाई, आपकी भी ज़िंदगी में अभी कोई एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने आपको एक सिखाया कि यार ये गलती मैंने की थी? बिकॉज मैं चाहता हूँ कि तो एज अ मेंटर लोगों सीखे कई आपकी गलतियों से भी, कुछ गलतियाँ आपने की अब इतनी जर्नी में, कोई गलती की, ये चीज़ें आप इस पे बच्चे लोग ये चीज़ पे फोकस करो, ये चीज़ पे मत करना, ऐसा कुछ ऐसा इंसिडेंट जिससे आपके कुछ हुआ? मैं ये चीज़ कहूँगा कि आप अगर जो भी चीज़ कर रहे हैं ना, आपको सक्सेस, मतलब मुझे भी, मैं जेनरिक आधार शुरू किया, पर डेली बेसिस पे हमको इनोवेशन करना पड़ता है। एक जेनरिक आधार सक्सेस हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो। छोटे छोटे पायलट रन्स का बात कर रहा हूँ मैं। हमको भी हमारे वेंचर में डिफरेंट काइंड ऑफ पायलट रन्स करने पड़ते हैं कि अगर हमारे पास में इनोवेटिव आइडिया आ गया। स्टार्टअप्स क्या होता है? स्टार्टअप्स होता है कि हम लोग डेली बेसिस पे कुछ तो इनोवेशन लाए, वो ग्राउंड लेवल पे लाए, जिससे और लोगों को मदद हो, जिससे और लोगों का कंज्यूमर का फायदा हो। तो ऐसे बहुत सारे रिस्क आएंगे, आपको चैलेंजेस आएंगे तभी भी, जिससे आपको छोटे छोटे फेलियर्स आएंगे। मैं ये कहूंगा, बट वो जब 10 फेलियर्स आएंगे ना, तब एक सक्सेस मिलेगा आपको, और वो एक सक्सेस आपको 100 फेलियर्स के बराबर का काम आपको एक सक्सेस करके देगा। राइट। तो मुझे लगता है अगर फेलियर्स नहीं है तो सक्सेस भी नहीं है। अगर मैं कहूंगा कि 1000 बार अगर आप जिस दिन आप फेल होते हैं तो आप एक बार ही सक्सेस होने वाले, बट वो एक बार आपको वर्ल्ड मतलब बहुत अच्छा इंसान बना देगा। राइट। अगर आप गलतियां नहीं करेंगे मतलब इसका मतलब आप काम नहीं कर रहे। गलतियां करेंगे तो ही तो हम लोग कह सकते हैं आप काम कर रहे हैं ना। राइट। मैं अगर बोलूं मैं गलती ही नहीं करता हूँ मतलब मैं काम नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं होता है। तो गलतियां हम लोग हर दिन छोटी छोटी, मतलब मैं कहूँगा गलतियां करनी चाहिए, गलती से हमको सीखना चाहिए, और वो चीज़ हमको इवेंचुअली अच्छा इंसान, हमारा अच्छा एंटरप्रेन्योर हमको इन फ्यूचर बनाएंगे। राइट। ये सेम चीज़ है ना भाई, आप एक बिलियनर है, स्पेंडेक्स की आई थिंक वो ओनर है, वो ना उन्होंने बाहर $1 बिलियन की कंपनी खड़ी की थी। वो भी ये बोलते थे उनके घर में ना लोग डिनर पे जब भी बैठते थे ना, तो उनके माँ बाप, डैडी उनके पूछते थे कि आज तूने क्या गलती करी, बता। ये नहीं पूछते थे तूने क्या अच्छा किया, क्या गलती करी, और वो हर दिन बताती मैंने गलती, और जिस दिन वो बोलती कि मैंने कुछ गलती नहीं करी ना, उस दिन वो उससे अपसेट हो जाते थे कि अरे मतलब तूने आज कुछ नया नहीं ट्राई किया। ये भी एक सोच का डिफरेंस है, एक सोच। और वहीं पे हमारी मतलब अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम है कि फेलियर पे हमें डांटता है, हमें चिल्लाता है, हमें मारता है, हमें बेइज्जत करता है। जबकि मैंने देखा जितने भी लोग ने बड़ा काम किया वो लोग यही चीज़ बोलते हैं कि फेलियर पे फोकस करो, हो जाओ फेल, 10 बार फेल होगे तभी तो रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। भाई अगर अभी स्किल्स की बात करें, अगर मेरे हिसाब से ना, मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ थोड़े बहुत स्किल्स होना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अगर हम लोग सोचते रहेंगे ना तो कई बार चीज़ें नहीं हो पाती, लेकिन कुछ स्किल्स भी होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए व्हाट आर द स्किल्स जो लगता है कि यार ये रिक्वायरमेंट है, इसके ऊपर तुम काम कर सकते हो। जब तक तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कम से कम इन स्किल्स पे इंप्रूव करने के लिए एक्शन लेते रहो, ऐसा कुछ है? स्किल्स की बहुत ज़्यादा बड़ी ज़रूरत होती है एंटरप्रेन्योरशिप में, मैं कहूँगा, क्योंकि मेन तो एंटरप्रेन्योरशिप में इज द कम्युनिकेशन स्किल। आपको खुद को पहले सेल करना पड़ेगा एज एन एंटरप्रेन्योर, प्रोडक्ट को बाद में, पहले एज एन एंटरप्रेन्योर यू हैव टू सेल योरसेल्फ टू इन्वेस्टर, योर कंज्यूमर, एनीवन। आई थिंक कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत बड़ा एक फायदा एंटरप्रेन्योर को होगा, एक लीडरशिप होगा। आपको अगर टीम बिल्ड करनी है तो एक लीडरशिप आपको ग्राउंड पे आपको खुद को करना पड़ेगा पहले। अगर हम लोग ने आज 1500 मेरी फ्रेंचाइजीज है पूरी इंडिया में, अगर शुरुआत के 15 अगर मैं नहीं बना सका तो मैं क्या आशा करूंगा कि मेरी टीम आगे के 1500 फ्रेंचाइजी बनाए? ऐसा नहीं होता। मैं कहूँगा कि स्किल्स के ऊपर हमको काम करना पड़ेगा, ग्राउंड पे जाके काम करना पड़ेगा। जिस दिन हम लोग ने ये कर लिया ना तो हम लोग डेफिनेटली कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो आई थिंक स्किल्स आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर एनी ऑफ द एंटरप्रेन्योर। और स्किल्स ऐसे होते हैं ना, हम लोग डेली बेसिस पे
जितने ज़्यादा स्किल्स ले सकते हैं, सीख सकते हैं, उतना ज़्यादा हम खुद को ग्रो कर सकते हैं। पहला जो आपका था, पहला आपने बोला मैं बहुत सारे गया था मेडिसिन में, लेकिन मेडिकल में, लेकिन वो कन्विंस नहीं थे। पहले वाला कैसे कन्विंस हो गया, मतलब क्या बोला आपको, आपने उसको ऐसा? पहला वाला मैं जब मेरा कन्विंस हुआ, वो हुआ था मुझे लगता है 150 रिटेल मतलब मेडिकल स्टोर घूमने के बाद में वो पहला कन्विंस हुआ था। 150 के बाद? 150-200 के बाद हुआ था। मैं अभी गिना नहीं मैंने कितना, बट 150-200 के ऊपर ही मैं घूमता था। मैंने फर्स्ट मेडिकल स्टोर वाले बहुत ने रिजेक्शन की, क्योंकि तब तो हमारे पास में ब्रांड नहीं था, हमारे पास में कुछ नहीं बहुत था। यंग भी थे तुम? हाँ। यंग थे हम लोग, यंग तो 16 साल के। और दूसरी बात तो जेनरिक आधार है। हाँ। फ्रेंचाइजी क्या होता है? फ्रेंचाइजी होता है कि आपका ब्रांड वैल्यू थर्ड पर्सन यूज करके उसका बिजनेस बढ़े। बराबर, राइट। तब तो ब्रांड ही नहीं था। राइट। तो किस चीज का ब्रांड वैल्यू, किस चीज का ग्रोथ, किस चीज का क्या, कुछ ही नहीं था। तब सिर्फ मेरे उसमें सोच था कि अभी हमको इनको एम्पावर करना है, बस, बाकी कुछ नहीं। तो मैं बहुत सारे रिटेल में गया। मेरा जो पहला रिटेल था, तब मैं उनके पास में गया। 2 भाई थे, 8-10 साल से मेडिकल स्टोर चला रहे थे। मैंने उनको बोला कि उनके साथ में मेरे 2-3 बार मीटिंग हुई। पहले बार तो उन्होंने बोला कि यार आप तो बाद में आओ, कल आओ, परसों, अभी तो नहीं करना। तो मैं 2 दिन जाता रहा उनके पास, लगातार जाता रहा। फिर मैंने उनको एक दिन कहा कि ऐसा ऐसा बिजनेस है, ऐसे ऐसे अगर मैं आपको एग्रीगेट करूँ, फ्रेंचाइजी दूँ, तो आपके यहाँ पर अगर आज 10 कस्टमर आ रहे हैं, तो मेरे वजह से आपके पास में 50 कस्टमर आएंगे। आपका जो रेवेन्यू है और प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ जाएगा। हम लोग डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से स्टॉक लाएंगे। और मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट स्टॉक दे रहा था, मतलब आपको? इंडिया में आज 2000 से ज्यादा मैन्युफैक्चरर है। हाँ। हमको पता ही नहीं है चीज। अच्छा। अगर आप इसमें डीप ड्राइव करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग से स्टॉक लेना, जो मैन्युफैक्चर एमएनसीज के लिए बना के दे रहा है, कोई क्वालिटी का स्टॉक आपको इजीली मिल सकता है। अगर आपके पास में वो सब पूरा, आप डिटेल्स आप जाएंगे, सर्च करेंगे, बात करेंगे, सब हो जाता है। ओके। बट आपको करने की जरूरत होती है। करते नहीं, वही तो। करते नहीं है, देखते नहीं है। तो मैंने रिटेलर, मेरा पहला जो था वो मैंने कन्विंस मैंने कर दिया कि मैंने बोला उसको कि अगर भाई लॉस हुआ वो तो मेरा है, मैं तेरा दुकान तो कहीं लेके नहीं जाने वाला हूँ। बराबर है। तेरा बिजनेस तो तेरा ही रहने वाला है ना यार। बराबर। तो कल जाके मुझे बोल दे मत कर यार, सिंपल। तो मेरा पहला रिटेल हुआ कन्विंस, और तब से फिर वो वहाँ पर डिमांड ऑफ द कंज्यूमर बढ़ते गए, लोग आते गए ज्यादा। फिर उसके वजह से वो देख के दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, फिर वो कैस्केडिंग इफेक्ट हो गया पूरा। हाँ, फिर वो एक चैनल हो जाता है, वो एक बढ़ जाती है चीजें। राइट। और भैया यू स्टार्टेड अलोन? हाँ। फिर सेकंड मतलब को फाउंडर आया कि अभी तक यू आर डूइंग अलोन, ऐसा है? हाँ, मतलब को फाउंडर मतलब इसमें तो शुरुआती मतलब मैंने खुद ने की थी, वो हिसाब से भी ग्रो हो रही, पूरी टीम है। टीम ग्रो होना कैसे चालू है? बिकॉज ये भी एक चैलेंज होता है कई बार ना, अकेले एक से। अभी कितने की टीम है आपकी पूरी टोटल? अभी हम लोग ने डायरेक्ट इनडायरेक्टली पूरे इंडिया में हम लोग ने जेनरिक आधार के माध्यम से 8000 से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्टली दी है। राइट। ये चीज़ बहुत बड़ी बात है, 8000 लोग। तो 1 से 8000 मतलब 1 से 2 और 5 कैसे हुआ? और उसमें मतलब कुछ लीडरशिप लेसन्स भी होंगे ना, कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसमें कुछ है डूज एंड डोंट्स आपका, कि कैसे टीम कैसे बनाए और टीम को हैंडल कैसे करें? क्योंकि मैं पर्सनली भी 7-8 लोग की हमारी कोर टीम है, उनको भी हैंडल करने थोड़े चैलेंजेस मेरे को लगता है कि यार कैसे करना चाहिए, लोगों को हैंडल कैसे करना चाहिए, उनको काम कैसे बराबर होता है, इसके ऊपर कुछ लेसन? मुझे लगता है कि अगर आप एकदम इनिशियल डेज पे स्टार्टअप चला रहे हैं, तो मुझे लगता है आपकी जो टीम है वो आपको उनके ऊपर ध्यान रखने की जिस दिन जरूरत पड़ गई, तो आप समझिए वो टीम बराबर नहीं है। वो आप उनका, आप जितना काम कर रहे हैं उसका अगर आपको मतलब आप जितना कर रहे हैं उतना ही वो कर रहे हैं, तो ये आपकी कंपनी 2x मल्टीप्लाई होने वाली है अर्ली डेज में। क्योंकि आपके जैसे लोगों की आपको जरूरत होती है ना। राइट, ऑब्वियसली। मैं कहूँगा कि स्टार्टअप्स में अगर आपको लोगों को लेना है, तो आपको एक विजन के साथ में लेना है, गोल के साथ में लेना है, एक कॉज के साथ में लेना है। जिस दिन आपकी टीम आपके साथ में कॉज के लिए काम करेंगे ना, तो जॉब नहीं करेंगे, वो एक विजन को एक मिशन बन के काम करेंगे, तब वो टीम हमारी हो, कंपनी हो, ग्रो होती है। मेरे साथ भी वैसे ही हुआ। टीम को मैंने अर्ली डेज में, हमारे जो मार्केटिंग हेड है वो सन फार्मा के वाइस प्रेसिडेंट थे। अच्छा। सन फार्मा के वाइस प्रेसिडेंट, उनका वाइस प्रेसिडेंटशिप उन्होंने सन फार्मा का छोड़ के हमारे पास में आए वो। क्योंकि क्यों आए, इसके पीछे कारण है क्योंकि हम लोग एक देश के चेंज, फार्मा को चेंज करने के लिए कॉज के साथ काम कर रहे थे। तो मुझे लगता है एनी ऑफ द फाउंडर, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर हो, उसको यही चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आपको, अगर आपको टीम चाहिए तो कॉज के साथ में, पैसे तो बाद में आएंगे, तो बाद में तो आप कितनी भी टीम बड़ी करिए, पर जो अर्ली टीम होती है आपकी वो अच्छी होनी चाहिए, वो आपके साथ में जुड़ के काम करनी चाहिए। राइट। और भाई आप बुक्स पढ़ते हो? बुक्स में बहुत अच्छा। हाँ, बहुत। अच्छा, तो हमारा पूरा बुक चैनल, पूरा बुक का चैनल है, तो कुछ बुक्स रिकमेंड करना चाहोगे आप, मतलब ऑडियंस को, ये बुक्स पढ़ सकते हो आप? बुक्स तो है, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में तो 0 to 1 बहुत ऐसे, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में जितना भी हम लोग पढ़े डेली बेसिस पे, मुझे खुद को MBA के बुक्स पढ़ना चाहिए था, बट उससे एक स्टेप आगे जाके, मतलब पर्सनल अगर बुक की अगर हम लोग बात ही करें तो भगवत गीता हो,
अगर एक लेसिंग हो पूरे हमारा जितना भी, तो वो भगवत गीता से मैंने बहुत पढ़ी है, बहुत ज्ञान मिलता है। तो वो एक बहुत अच्छे लीडरशिप लेसन हमको मिल सकता है भगवत गीता से एज एन एंटरप्रेन्योर। तो ऐसे सब चीज़ों के ऊपर डेफिनेटली मुझे अच्छी लगती है डेफिनेटली। नाइस। और भाई अगर कोई लास्ट मैसेज अगर आप देना चाहोगे यूथ को या एंटरप्रेन्योर्स बनने का, कोई एक लास्ट मैसेज एंड नोट करने के लिए कि ये चीज़ करो आप ज़िंदगी में। मुझे लगता है कि आज हमारा इंडिया डेवलप हो रहा है, और डेवलप हम लोग जब कहते हैं डेवलप हो रहा है, तो डेवलपिंग कंट्री में जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, मैं कहूँगा कि उतनी अपॉर्चुनिटी डेवलप कंट्रीज़ में नहीं होती प्रॉब्लम के लिए। क्योंकि जितना हम लोग जब कहते हैं डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग का मतलब है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स वो देश में, जिस देश में ज़्यादा प्रॉब्लम्स है उस देश में हम लोग जितने ज़्यादा सोल्यूशंस दे सके, जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। तो मैं कहूँगा इंडिया जैसी आज अपॉर्चुनिटी पूरे वर्ल्ड में नहीं है, तो हमारे युवाओं को यहाँ पर काम करना चाहिए, ग्राउंड पे जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करनी चाहिए, और हमारे वेंचर को और बड़ा बनाना चाहिए, जिससे हमारे इंडियन इकोनॉमी का भी फायदा हो। जब हम लोग कह रहे हैं, हमें प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि 5% इकोनॉमी करना है, 10% की इकोनॉमी करना है, तो हमारे युवा, हमारे यूथ का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है उसमें। हमारे यूथ उसके लिए, मतलब हम लोग, मैं कहूँगा कि चाइना के पास वर्ल्ड का सबसे ज्यादा यूथ का पॉपुलेशन है, राइट, बट उन्होंने उनकी यूथ के पॉपुलेशन को उनका लायबिलिटी नहीं बनाया, उनका प्रोडक्टिविटी बनाया। हमारा देश अगर जिस दिन हमारे युवाओं को हमारा प्रोडक्टिविटी बना देना, तो हमको, मैं यूएस नहीं कहूँगा, हमको इंडिया बनने से कोई नहीं रोक सकता। राइट। तो मैं ये कहूँगा कि हमेशा हम लोग एक जॉब क्रिएटर हम लोग बने, वो चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए, नॉट अ जॉब सीकर। तो वो चीज़ अगर जिस दिन हम लोग करेंगे, सभी लोग करेंगे, तो हम लोग एक देश को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। कहीं ना कहीं हम भी वही ट्राई कर रहे हैं, इंस्पायरिंग लोगों से मिला के, उन लोग के लेसन्स दे के, ताकि आप लोग भी स्टार्ट कर सको। बिकॉज कर सकते हो यार, मुझे लगता है ना सिर्फ स्टार्ट करने की देर है, एक्शन लेने की देर है, और चीज़ें अच्छी हो सकती है। हम दोनों ने कुछ ना कुछ एक्शन लिए, तभी हम लोग आज मिलके आप लोगों को मतलब थोड़ा बहुत इंस्पायर कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच भाई अपना टाइम देने के लिए। इज़ वेरी बिजी पर्सन। आप लोगों को बता दूं, भाई का पूरा स्केड्यूल एकदम टाइट रहता है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, इतने सारे मिनिस्टर्स, मतलब काफ़ी गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इनको अच्छा लग रहा है, उनको भी दे वांट टू वर्क टुगेदर, बिकॉज ही इज़ डूइंग समथिंग रियली ग्रेट एकदम बेस लेवल पे, ज़मीन के लेवल पे, जो हर घर में होता है। मेडिसिन के लिए मैं यही बोल रहा था, मेडिसिन में कोई एज, कोई धर्म, कोई जात, कुछ भी नहीं है, सब बीमार होते हैं, सबको ज़रूरत पड़ती है, और सबके आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हो। तो टारगेट ऑडियंस पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड ही है, और सब पूरे वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। बिकॉज मेडिसिन सबके घर में, मतलब मेरे घर में खुद सब कुछ ना कुछ मेडिसिन, शुगर की चल रही है, कभी किसकी चल रही है, तो यू आर सॉल्विंग हमारी प्रॉब्लम भी, हमारे पैसे बचाने में हेल्प कर रहे हो, तो उसके लिए थैंक यू सो मच भाई। और आपको पहले तो थैंक यू वेरी मच ईशान जी, जो आज जो अपने चैनल के माध्यम से, अगर आपको जो भी चैनल है, अगर ये पॉडकास्ट से आपने जो लिया है आज, इससे अगर व्यूअर्स कितनी भी, बट इससे अगर एक जन की भी अगर लाइफ बदल सकती है, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, वो आपको उसके ब्लेसिंग्स मिलेंगे। तो आई थिंक रियली कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड एंटायर टीम फॉर द एंटायर पॉडकास्ट व्हाट यू आर रनिंग ऑन योर चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।